न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में नॉर्वे के लिए रवाना हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी की नॉर्वे की यह पहली यात्रा होगी। पिछले 43 वर्ष में नॉर्वे की यात्रा करने वाले प्रधानमंत्री मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गेहर स्टोरे से मुलाकात करेंगे। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत होगी। प्रधानमंत्री की नॉर्वे यात्रा के दौरान कई द्विपक्षीय बैठकें होंगी। प्रधानमंत्री नॉर्वे के सम्राट हेराल्ड पंचम और महारानी सोनिया से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्डिक व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस दौरान भारत नॉर्डिक संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी की नॉर्वे यात्रा के दौरान स्वच्छ और हरित प्रौद्योगिकी के साथ ही समुद्री अर्थव्यवस्था पर फोकस रह सकता है। साथ ही संबंधों को और मजबूत करने के बारे में बातचीत होने की संभावना है। यात्रा के दौरान पीएम मोदी कल तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। पीएम मोदी के प्रयासों से 2018 में पहले भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी स्वीडन यात्रा का वीडियो सोशल मीडिया पर जारी करते हुए कहा कि इस यात्रा के आउटकम से भारत स्वीडन संबंधों को नई गति मिलेगी। पीएम ने कहा कि हमारे संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने, संयुक्त नवाचार साझेदारी 2.0 और भारत स्वीडन प्रौद्योगिकी एवं एआई गलियारे की शुरुआत करने से लेकर अगले 5 सालों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने तक ये चर्चाएं सफल रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा के दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाने का निर्णय लिया। पीएम और स्वीडन के उनके समकक्ष उल्फ क्रिस्टर्सन की वार्ता और प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में बदलने पर सहमति बनी। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन और स्वीडन के प्रधानमंत्री के साथ साझा वक्तव्य में प्रधानमंत्री मोदी ने मजबूत साझेदारी की प्रतिबद्धता दोहराई। पीएम ने लोकतांत्रिक मूल्यों, कानून के शासन और मानव केंद्रित विकास को द्विपक्षीय संबंधों की मजबूत नींव बताया। कहा कि आज की तनावपूर्ण वैश्विक स्थिति में भारत और स्वीडन जैसे लोकतंत्रों के बीच करीबी सहयोग विशेष महत्व रखता है। स्वीडन के प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष विज्ञान, नवाचार, उभरती तकनीकों और स्वच्छ ऊर्जा में भारत के साथ सहयोग बढ़ाने का ऐलान किया। उन्होंने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व को सराहा। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन ने कहा कि भारत EU FTA से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और सहयोग के नए द्वार खुलेंगे। पीएम ने यूरोपीय राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री सम्मेलन को भी संबोधित किया। यूरोप के प्रमुख औद्योगिक नेताओं को संबोधित करते हुए पीएम ने भारत में तेजी से हो रहे सुधारों की चर्चा की। पीएम ने मजबूत भारत यूरोप आर्थिक साझेदारी पर बल दिया। पीएम मोदी ने वहां के उद्योग जगत से अगले 5 सालों के लिए भारत के फ्लैगशिप परियोजनाओं की पहचान करने की अपील की। पीएम ने उन्हें आश्वासन दिया कि इन परियोजनाओं को पूरा करने में समयबद्ध तरीके से मदद करने में मदद की जाएगी। पीएम ने स्वीडन की दिग्गज कंपनियों के प्रमुखों से भी मुलाकात की। भारत और स्वीडन के बीच साल 2025 में द्विपक्षीय व्यापार 7.75 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। साथ ही भारत में 280 से ज्यादा स्वीडिश कंपनियां और स्वीडन में 75 से ज्यादा भारतीय कंपनियां मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन में रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर क्रॉस से सम्मानित किया गया। भारत स्वीडन संबंधों को मजबूत करने में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री को यह अवार्ड दिया गया। स्वीडन की राजकुमारी विक्टोरिया ने पीएम को यह अवार्ड सौंपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को प्राप्त यह 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान उनकी अद्वितीय नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री को सम्मान मिलने पर बधाई दी। एक संदेश में उन्होंने कहा कि यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा को दिखाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच उपहारों का आदान प्रदान हुआ। पीएम मोदी ने वहां के प्रधानमंत्री को शांति निकेतन मैसेंजर बैग,
गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीतांजलि और मणिपुर की लोकतक चाय के साथ ही लद्दाख का बना मफलर और स्वीडन की राजकुमारी को गोंड पेंटिंग की पुस्तक भेंट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने रविंद्रनाथ टैगोर की 2 हस्तलिखित सूक्तियों की प्रति भेंट की, जिससे प्रधानमंत्री मोदी भाव विभोर हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 2 हस्तलिखित सूक्तियों की प्रतियां प्राप्त करके मैं अत्यंत भाव विभोर हूँ। इस विचारशील भाव के लिए मैं स्वीडन की सरकार और वहां की जनता का आभारी हूँ, जो हमारे राष्ट्रों के बीच अटूट सांस्कृतिक बंधनों को दर्शाता है। स्वीडन में प्रधानमंत्री का अभिनंदन भी बेहद भव्य हुआ। गॉथेनबर्ग में पीएम की एक झलक पाने के लिए भारी जनसमूह उमड़ आया। प्रधानमंत्री के स्वागत में स्वीडिश छात्रों ने भरतनाट्यम प्रस्तुत किया। ये भारतीय शास्त्रीय कला के साथ बढ़ते वैश्विक जुड़ाव को भी दिखाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज वियतनाम की राजधानी हनोई पहुंच रहे हैं। इस सप्ताह वह वियतनाम और दक्षिण कोरिया के बेहद अहम दौरे पर रहेंगे। राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पर अपने दौरे की जानकारी दी और बताया कि इस यात्रा के दौरान रणनीतिक सैन्य सहयोग को गहरा करने, रक्षा औद्योगिक साझेदारी को मजबूत करने और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति साथ ही स्थिरता को बढ़ाने देने वाले समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने पर फोकस रहेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा 79वें विश्व स्वास्थ्य सभा में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। आज से 23 मई तक चलने वाली इस बैठक में भारत वैश्विक स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने से जुड़े मुद्दों पर अपनी भागीदारी दर्ज करा रहा है। वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना एक साझा जिम्मेदारी थीम पर आधारित सभा में विभिन्न देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन में भविष्य के लिए तैयार, मजबूत और सभी के लिए सुलभ स्वास्थ्य प्रणालियों के निर्माण पर चर्चा की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 19 मई तक छत्तीसगढ़ के 3 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां वे नक्सल विरोधी अभियानों और विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। इस दौरान मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक भी आयोजित होगी, जिसमें 4 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। रायपुर में गृह मंत्री डायल 112 सेवा के विस्तार के तहत 400 नए वाहनों को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने बस्तर के नेतानार में पुलिस कैंप को जन सुविधा केंद्र में बदलने की नई पहल की शुरुआत की। अमित शाह जगदलपुर में ग्रामीणों से संवाद करेंगे और बस्तर के संग लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। बस्तर में नक्सलवाद के खात्मे की घोषणा के बाद यह गृह मंत्री अमित शाह का पहला छत्तीसगढ़ दौरा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ओडिशा के दौरे पर हैं। आज वे राज्य कोर समिति की बैठक में शामिल होने के लिए भुवनेश्वर स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय पहुंचे। नितिन नवीन ने मंत्री और पार्टियों के पदाधिकारियों से मुलाकात की। बैठक में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, उप मुख्यमंत्री प्रवृत्ति परिदा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल और अन्य नेता शामिल हुए। नितिन नवीन आज भाजपा के भुवनेश्वर जिला प्रशिक्षण शिविर का औपचारिक उद्घाटन करेंगे और भुवनेश्वर और पुरी में बैठकों के अलावा गहन प्रशिक्षण कार्यक्रमों और रणनीतिक संवाद में हिस्सा लेंगे। भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने कहा कि अध्यक्ष नितिन नवीन का ओडिशा दौरा महत्वपूर्ण है। उनके दिशा निर्देश आगामी पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव में सहायक होंगे। आज केरलम में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। राजधानी तिरुवनंतपुरम में आयोजित समारोह में नए मुख्यमंत्री वीडी सतीसन और मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। शपथ ग्रहण में कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद के अलावा 11 मंत्री पद मिले हैं, जबकि आईयूएमएल को 5 पद आवंटित किए गए हैं। केरलम कांग्रेस, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, केरल कांग्रेस जेकब और कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट पार्टी को एक-एक पद मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर केरलन के मुख्यमंत्री को बधाई दी और केंद्र सरकार की ओर से केरलम सरकार को जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ाने संबंधी अधिसूचना जारी की। ग्रुप ए पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 41 वर्ष, ग्रुप बी के लिए 44 और ग्रुप सी और डी के लिए 45 वर्ष रखी गई है। पश्चिम बंगाल में सरकारी संगठनों, वैधानिक निकायों और स्थानीय प्राधिकरणों में भर्ती के लिए भी अधिकतम आयु सीमा बढ़ाकर 45 वर्ष कर दी गई है। नई व्यवस्था 11 मई से लागू होगी। पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि तत्कालीन सरकार के कार्यकाल में राज्य में घुसपैठियों को पनाह दी गई, जिससे बंगाल की मूल संस्कृति नष्ट हुई।
उत्तर पूर्वी दिल्ली से भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन पर पहुंचने के लिए प्रदूषण मुक्त इलेक्ट्रिक ऑटो यानी कि ईवी ऑटो का इस्तेमाल किया। ईवी ऑटो की सवारी के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की जमकर सराहना की। दिल्ली पुलिस ने सरकारी वाहनों के गैर जरूरी उपयोग को रोकने और ईंधन की खपत कम करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। दुनिया भर में ऊर्जा संकट की स्थिति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बचत और ईंधन की खपत में कमी लाने की अपील के बाद दिल्ली पुलिस ने यह निर्देश जारी किया है। दिल्ली पुलिस की सभी इकाइयों और कार्यालयों को गैर जरूरी आवाजाही रोकने के लिए कहा गया है। साथ ही ईंधन के किफायती उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पहल करने का भी निर्देश है। सभी पर्यवेक्षक अधिकारियों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा गया है ताकि ईंधन की बचत की जा सके और अनावश्यक खर्च में कमी लाई जा सके। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने यात्रियों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने और शहर में ट्रैफिक कम करने के लिए अतिरिक्त ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। अब से प्रत्येक सोमवार को 6 अतिरिक्त ट्रेनों के संचालन के साथ कुल 24 अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जाएंगी। जरूरत पड़ने पर अन्य दिनों में भी अतिरिक्त सेवाएं शुरू की जाएंगी। यह कदम ऊर्जा की बचत, आर्थिक व्यवहार्यता और पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है ताकि यात्रियों को निर्बाध और सुविधाजनक मेट्रो सेवा मिल सके। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के तहत शपथ लेने वाले 8 मंत्रियों को विभाग बांट दिए गए हैं। कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी और मनोज पांडे समेत सभी 8 मंत्रियों को विभाग दे दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट विस्तार के बाद नए मंत्रिमंडल की पहली बैठक की अध्यक्षता की और सभी मंत्रियों को पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ जनता के लिए काम करने के लिए निर्देश दिए हैं। दिल्ली में होने वाली इंडिया अफ्रीका फोरम समिट से ठीक पहले दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली जिले में ब्लैक रोज एक्सरसाइज आयोजित की। इस ड्रिल के जरिए दिल्ली पुलिस ने अपनी सुरक्षा तैयारियों और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता को परखा। एक्सरसाइज के दौरान एक संदिग्ध गाड़ी को इंटरसेप्ट करने का अलर्ट जारी किया गया, जिसके बाद नई दिल्ली इलाके में विभिन्न पिकेट्स पर तैनात पुलिसकर्मी तुरंत अलर्ट मोड पे आ गए। कुछ ही देर में संदिग्ध वाहन को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट कर लिया गया। नई दिल्ली जिले के डीसीपी सचिन शर्मा ने बताया कि दिल्ली में होने वाले 2 महत्वपूर्ण समिट से पहले ये अभ्यास किया गया है ताकि सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिस पूरी तरह तैयार है। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। यहाँ पर आप देखते रहिए एक्सप्रेस 100, जल्द हाजिर होते हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। रुपया कमजोर रुख के साथ खुला और शुरुआती कारोबार में 96.25 प्रति डॉलर पर आ गया। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने हरियाणा स्थित अपनी खरखौदा विनिर्माण इकाई के दूसरे संयंत्र में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने की घोषणा की। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड योजनाओं में वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 1.55 लाख करोड़ रुपए का निवेश आया, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 29% अधिक है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कर्नाटक में वर्तमान में 12 जोड़ी वंदे भारत रेल गाड़ियां चल रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु को हैदराबाद और चेन्नई से जोड़ने वाली बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को भी मंजूरी मिल चुकी है। दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं की अगुवाई वाले स्टार्टअप और स्वयं सहायता समूह को 10 करोड़ रुपए तक का बिना गारंटी का कर्ज उपलब्ध कराएगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत के हालिया मुक्त व्यापार समझौते ने देश के उन बाजारों तक प्राथमिकता के आधार पर पहुंच प्रदान की है जो वैश्विक जीडीपी के लगभग 70% हिस्से के लिए हिस्सेदार है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विमानन टरबाइन ईंधन पर वैट की दर 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने दिल्ली सरकार द्वारा विमानन टरबाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर एटीएफ को 25% से घटाकर
7% करने का निर्णय लिया है और इसकी सराहना भी की है। भारत अब एसआईपी निवेश के मामले में दुनिया का सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला बाजार बनकर उभरा है। डीएसपी नेत्रा रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने न सिर्फ 30 साल की लंबी अवधि में सबसे ज्यादा रिटर्न दिए हैं। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा में नीदरलैंड के साथ साझेदारी से भारत को ग्लोबल ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने में मदद मिलेगी। अदानी ग्रुप के चेयरपर्सन गौतम अदानी ने कहा कि हमारा लक्ष्य अगले 3 से 4 सालों में बिहार राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर पर 50,000 करोड़ रुपए से लेकर 60,000 करोड़ रुपए तक का निवेश करना है। गौतम अदानी ने सेवा ही साधना है कि मूल मंत्र से प्रेरित होकर बिहार में 150 करोड़ रुपए की बड़ी नेत्र स्वास्थ्य सेवा की नींव रखी। इस पहल के जरिए ग्रामीण इलाकों में सस्ती दरों पर आंखों का इलाज सुनिश्चित किया जाएगा। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान बदलते प्रौद्योगिकी और पेशेवर परिवेश के अनुरूप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट पाठ्यक्रम में एआई, डेटा विश्लेषण और अन्य उभरते विषयों को शामिल करेगा। बीमा कंपनी प्रूडेंशियल पीएलसी, भारतीय लाइफ वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड और 361 असेट मैनेजमेंट ने भारतीय लाइफ इंश्योरेंस में 75% की बहुलांश हिस्सेदारी प्राप्त करेगी। अंतरिक्ष कंपनी ICIWEE अगले 1 साल के भीतर भारत में अपनी पहली विनिर्माण इकाई स्थापित करेगी। इस इकाई में रक्षा, निगरानी और पर्यावरणीय निगरानी के लिए छोटे उपग्रहों का निर्माण किया जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात के एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर ड्रोन से हमला किया गया है, जिसके कारण वहां भीषण आग लग गई। यूएई के अधिकारियों ने इस घटना की पुष्टि करते हुए इसे गंभीर आतंकवादी हमला करार दिया है। यूएई प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि वे इस हमले के स्रोत की बारीकी से जांच कर रहे हैं और देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाली ताकतों को मुंहतोड़ जवाब देने का पूरा अधिकार यूएई के पास सुरक्षित है। मेक्सिको के प्यूबला राज्य में हुए एक सशस्त्र हमले में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई। राज्य के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय के अनुसार मंत्रालय के मुताबिक मृतकों में 6 पुरुष, 3 महिलाएं और 1 नाबालिग शामिल है। राज्य के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय ने कहा है कि दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही हमले के पीछे के मकसद का पता लगाने के लिए खुफिया जानकारी जुटाई जा रही है। रूस की राजधानी मॉस्को और बेल्गोरोड क्षेत्र पर यूक्रेन ने 1 साल का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया है, जिसमें कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई है। रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 1000 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन्स को देश के अलग अलग हिस्सों में मार गिराया गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस बड़ी कार्रवाई को कीव पर हुए रूसी हमले का माकूल जवाब बताया है। उन्होंने दावा किया कि यूक्रेनी सेना ने सीमा से 500 किलोमीटर दूर जाकर रूसी सैन्य ठिकानों पर सटीक और असरदार हमले किए हैं। ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच जारी तनाव के बीच फार्स समाचार एजेंसी ने दावा किया है कि अमेरिका ने ईरान के नए शांति प्रस्ताव पर 5 शर्तें रखी हैं। रिपोर्ट के अनुसार वाशिंगटन ने युद्ध मुआवजे देने और ईरानी संपत्तियां जारी करने से इनकार किया है, जबकि ईरान से 400 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम सौंपने की मांग की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर वे जल्द कार्रवाई नहीं करते हैं तो उन्हें परिणाम भुगतने होंगे। अमेरिकी प्रशांत बेड़े की नौसेना वायुसेना की प्रवक्ता ने बताया कि 2 दिवसीय गन फाइटर स्काईज एयर शो के दौरान ग्रोवलर जेट हवा में टकरा गया। हवा में टक्कर में शामिल 4 चालक दल के सदस्य सुरक्षित रूप से बाहर निकल गए। मेक्सिको की नौसेना ने कहा कि उन्होंने राज्य में 5 छुपी हुई मेथाम्फेटामाइन की लैब्स को बंद कर दिया है। इन लैब्स से 1 टन से ज्यादा मेथ और लगभग 10,000 लीटर रासायनिक सामग्री जब्त की गई है। दक्षिण चीन के लियोझऊ में आए 5.2 तीव्रता के भूकंप के कारण 9 आवासीय मकान ढह गए। कांगो में इबोला वायरस के प्रकोप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 87 हो गई। संस्था ने चेतावनी दी है ये प्रकोप बंडी बुगियो स्ट्रेन के कारण फैल रहा है। दक्षिण पश्चिम के ग्रामीण ग्वांगशी क्षेत्र में आपातकालीन बचाव कर्मियों को भेजा गया है, जब पिछली शाम 15 यात्रियों को ले जा रहा एक पिकअप ट्रक बाढ़ वाली नदी में गिर गया।
तुर्की के दक्षिण पूर्वी प्रांत दियारबाकिर में हजारों कुर्दों ने मार्च किया। उन्होंने सरकार से कहा है कि वे कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के साथ शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाएं। उत्तरी अमेरिका की सबसे व्यस्त रेल लाइन के रेल कर्मचारी हड़ताल पर हैं। यह हड़ताल वेतन और काम के नियमों को लेकर रेल प्रबंधन के साथ किसी समझौते पर ना पहुंच पाने के कारण की गई है। बैंकॉक में एक रेल क्रॉसिंग पर मालगाड़ी की टक्कर से 8 लोगों की मौत के एक दिन बाद रविवार को थाई यात्रियों ने ड्राइवरों से यातायात नियमों का पालन करने का आग्रह किया। बांग्लादेश में रविवार सुबह 8 बजे तक पिछले 24 घंटे में खसरे जैसे लक्षणों से 6 और बच्चों की मौत हो गई है। इसके साथ ही देश में मृतकों की संख्या बढ़कर 459 हो गई है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी श्रेयांशी वेलिशेट्टी ने बाओजी चाइना मास्टर्स में रजत पदक अपने नाम किया। श्रेयांशी को फाइनल में चीन की युआन के खिलाफ शिकस्त मिली। भारत ने गांधीनगर में आयोजित एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 10 पदक जीते। इनमें 1 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल रहे। भारत की निकी पूनाचा और साकेत माइनेनी ने एटीपी 50 चैलेंजर कर्नाटक ओपन का पुरुष युगल खिताब अपने नाम किया। निकी और साकेत ने फाइनल में ग्रिगोरी और पीटर को हराया। आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। चेन्नई में होने वाले इस मैच में एक बार फिर सबकी निगाहें एमएस धोनी पर रहेंगी। चेन्नई को प्लेऑफ में जगह बनाने की उम्मीद बनाए रखने के लिए आज का मैच हर हाल में जीतना होगा। ये धोनी के पास आईपीएल के इस सीजन में चेन्नई में खेलने का आखिरी मौका है। सनराइजर्स की टीम एक हफ्ते के ब्रेक के बाद मैदान पर वापस दिखेगी। सनराइजर्स की टीम 14 अंक के साथ अंक तालिका में 30वें स्थान पर है। आईपीएल में कल खेले गए पहले मैच में आरसीबी ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही आरसीबी 2026 सीजन के प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई। पंजाब किंग्स की इस सीजन में लगातार छठी हार है और उसके लिए अब प्लेऑफ की राह मुश्किल हो गई है। वहीं आरसीबी ने 11वीं बार आईपीएल के प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया है। आईपीएल में कल खेले गए दूसरे मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। दिल्ली के लिए मिचेल स्टार्क ने 4 विकेट लिए। दिल्ली कैपिटल्स ने 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। दिल्ली के लिए अभिषेक पोरेल और केएल राहुल ने अर्धशतक लगाए। पैरा हाई जंपर प्रवीण कुमार को खेल जगत में उनके अभूतपूर्व और उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। पैरा एथलीट प्रवीण कुमार के नाम कई उपलब्धियां दर्ज हैं। भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंदा ने सुपर शतरंज क्लासिक में संयुक्त बढ़त बनाए रखी है। प्रज्ञानंदा ने जर्मनी के विंसेंट कीमर के साथ ड्रॉ खेला। यानिक सिनर ने इटालियन ओपन जीतकर करियर गोल्डन मास्टर्स पूरा कर लिया है। सिनर सबसे कम उम्र में सभी 9 मास्टर्स खिताब जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। स्पेनिश चैंपियन बार्सिलोना ने रियल बेटिस को मात दी है। इसके साथ ही बार्सा ला लीगा सीजन में अपने घर में सभी 19 मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है। और रियल बेटिस के खिलाफ मैच रॉबर्ट लेवेंडोस्की का बार्सिलोना के लिए आखिरी मैच रहा। लेवेंडोस्की का बार्सिलोना के साथ करार इन गर्मियों में समाप्त हो रहा है। इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखने वाले हैं मिड डे प्राइम। मेरी सहयोगी आंचल गुलाटी गुम्बर के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।